यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम किंगडम ऑफ मोरक्को और टाटा एडवांस सिस्टम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारत वो देश है जो रथ आयातक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये छवि बदली है और भारत रक्षा निर्यातक के तौर पर जाना जाने लगा है। और एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि किंगडम ऑफ मोरक्को की जो रॉयल आर्म फोर्सेज है, इन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक डील साइन करी है, जो कि व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म के लोकल प्रोडक्शन को लेकर के है। टाटा एडवांस सिस्टम का ये प्लेटफॉर्म 8x8 प्लेटफॉर्म है, जो कि जॉइंटली टाटा एडवांस सिस्टम और डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसमें टाटा मोटर्स की भी सहभागिता सुनिश्चित है। अब यहाँ पर ये जो व्हीकल होने वाली है, ये मोरक्को में असेंबल करी जाएंगी, क्योंकि इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को के साथ जो एग्रीमेंट है ये साइन हो चुका है। अब ये टाटा एडवांस सिस्टम के लिए बड़ी ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहले यहाँ पर डिफेंस ओईएम है जो इस प्रकार के व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म का निर्माण किसी और देश में करने वाले हैं। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये निकल के आई है कि जो प्रोडक्शन फैसिलिटी होने वाली है जहाँ पर इन व्हीकल्स का निर्माण किया जाएगा, ये अगले 12 महीने में यानी एक साल में ऑपरेशनल हो जाएगी। और ये पहला एक्सपोर्ट हब होगा जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सबसे खास चीज़ यहाँ पर एक और नोटिस हुई है वो ये है कि जो वेब प्लेटफॉर्म है, ये ना सिर्फ इस समय जो हमारे पोटेंशियल बायर्स है इनको काफ़ी पसंद आ रहा है, बल्कि अब भारतीय थल सेना का भी इसको लेकर के जो कह सकते हैं रुख है वो बदलता नजर आया है। पहले ये माना जा रहा था कि अमेरिकी स्ट्राइकर इसको पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय थल सेना ने क्लियर कर दिया है कि उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा कि इन प्लेटफॉर्म से रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, तब उनके पास ऑप्शन होगा कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर नज़र डालें, अन्यथा यही प्लेटफॉर्म उनकी सर्विस में आने वाले भविष्य में। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना को 30 सितंबर को उनके नए जो वायुसेना प्रमुख हैं ये मिलने वाले थे, और अब ऐसा ही हुआ है। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी सर ने जो कमान है भारतीय वायुसेना की, ये एयर मार्शल एपी सिंह सर को सौंप दी है, और अब एपी सिंह सर हमारे नए वायुसेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार को संभालेंगे। इससे पहले इस ओकेशन में उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल में जो हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी, और उसके बाद जो ट्रेडिशनल वॉक थ्रू है वो हमें वायु भवन में देखने को मिला है। उसके बाद उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है, और भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स ने उनको सैल्यूट भी दिया। सबसे खास बात तो ये है कि एपी सिंह सर का जो यहाँ पर नया अभी अपॉइंटमेंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये वो इंसान है जो तेजस प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा संलग्न रहे हैं, और इन्होंने कई अवसर ऐसे आए जब तेजस प्रोग्राम का समर्थन करते भी ये नजर आए थे। और आपको याद होगा अभी हिस्टोरिकल जो एक फ्लाइट हुई थी जहाँ पर तीनों सेना के जो वाइस चीफ हैं उन्होंने तेजस में उड़ान भरी थी, तो उस फॉर्मेशन को भी लीड एपी सिंह सर के द्वारा ही किया गया था। ये काफ़ी हद तक तेजस के समर्थक माने गए हैं, और इन्होंने जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है इनको इंडक्ट करने के लिए हमेशा समर्थन अपना दिया है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि इनके इस नए टेन्योर में हम ये आशा कर रहे हैं कि भारत में जो वायुसेना के अंदर इंडिजिनस कैपेबिलिटी है ये ना सिर्फ बूस्ट होती दिखाई पड़ेंगी, बल्कि जो लॉन्ग पेंडिंग प्रोग्राम है इनको भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A का इंतज़ार है, इसके अलावा तेजस मार्क 2 भी अंडर डेवलपमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो MRFA प्रोग्राम है यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उससे भी इनका नाम जोड़कर देखा जा रहा है, और संभावित है कि इन्हीं के कार्यकाल में हमें जो MRFA प्रोग्राम है वो क्लियरेंस को प्राप्त करता दिखाई पड़े, क्योंकि अभी वो CCS अप्रूवल का इंतजार कर रहा है, या सॉरी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतजार कर रहा है। एक बार जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाएगी तो तुरंत उसके बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू किए जाएंगे, और शायद संभावित है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हमें MRFA से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम है इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्रालय के तरफ से जो सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म है इनके लिए 240 नए जो AL-31 FP इंजन है इनकी खरीद को भी मंजूरी मिली है। लेकिन अब इंजन को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि इनमें हमें कुछ बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज भी इंटीग्रेट होती दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि पहली बार AL-31 FP इंजन में आपको जो कटिंग एज फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है यानी फेडैक सिस्टम है ये देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इससे पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में एक एनालॉग हाइड्रो मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता था इंजन के लिए, और फेडैक सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसे बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अपने बहुत सारे जो की एडवांटेजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो नए फेडैक सिस्टम की वजह से
जो एक्सेलरेशन होता है ये काफ़ी इम्प्रूव होता है। जी हाँ, जो फेडेक्स सिस्टम है ये बेसिकली जो एक्सेलरेशन कैपेबिलिटी है एयरक्राफ्ट की या इंजन की, उसको एनहांस करता है और ये सुखोई 30 MKI को अलाउ करेगा कि हायर स्पीड के साथ ये अचीव करे, हाई स्पीड को अचीव करे और इसका जो क्लाइंब रेट है ये भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। सबसे क्रूशल तो ये है कि ये सारी चीज़ें एयर कॉम्बैट मैनूवर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और किसी भी थ्रेट को रैपिड रिस्पॉन्स करने में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद इसमें हमको इंक्रीज्ड एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। फेडैक को इस प्रकार से ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा कि जो इंजन परफॉर्मेंस है इसको ये काफ़ी इम्प्रूव कर सके। जैसे कि ये कंटिन्यूअस जो मॉनिटरिंग है और अलग-अलग पैरामीटर्स का एडजस्टमेंट है उसके लिए अलाउ करेगा, जैसे कि फ्यूल फ्लो हो गया, एयर इनटेक हो गए या फिर एग्जॉस्ट टेम्परेचर हो गया। इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है काफ़ी इम्प्रूव होगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस होगी। उसके बाद बारी आती है इन्हेंस्ड रिलायबिलिटी की। जी हाँ, जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा रिलायबल है और सबसे खास बात ये है कि ये फेलियर्स की वजह अगर हम बात करें तो उसको लेकर काफ़ी कम खतरीला माना जाता है। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये भी होने वाली है कि इससे सेफ्टी और ऑपरेशनल रेडीनेस जो है सुखोई 30 MKI की ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी। अब अगर हम एडवांस फीचर्स की बात करें तो जो फेडेक्स सिस्टम है बेसिकली ये एडिशनल फीचर्स को भी ऑफर करता है, जिसमें ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट हो गया, फॉल्ट डायग्नोसिस हो गया या फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो गया, इसको ये ऑफर करता है। और इसके अलावा जो ओवरऑल सेफ्टी है, मेंटेनेबिलिटी है इंजन की और एयरक्राफ्ट की, उसको भी ये सुनिश्चित करने की भूमिका निभाता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक फेलियर डिटेक्शन और सेफ्टी इन्हांसमेंट भी इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं और इसमें जो पायलट फोकस है उसको भी ये इंक्रीज़ करता है और एडॉप्टेबिलिटी जो होती है मॉडर्न वेपन सिस्टम की, इसको भी काफ़ी ज़्यादा ये ईजी बना देता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी बूस्ट प्रदान करेगा और जो नए इंजन इंटीग्रेट किए जा रहे हैं इनमें ये काफ़ी मददगार भी साबित होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना में इस समय बड़ी संख्या में सुखोई 30 MKI ऑपरेशनल है और अलग अलग बैचेस में इनको अपग्रेड भी किया जाना है। जैसे कि अगर हम इनमें कैपेबिलिटी अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कैपेबिलिटी बूस्ट देखने को मिलेगा सुखोई 30 अपग्रेड प्रोग्राम में वो तो इंजन होने ही वाला है। इसके अलावा इसको नया उत्तम ऐसा रडार मिलेगा और हमें नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलने वाला है, नया कॉकपिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो वेपन सिस्टम है इनको काफ़ी बड़ा अपग्रेड मिला है, जहाँ पर सभी इंडियन मेड वेपन सिस्टम अब आपको सुखोई 30 प्लेटफॉर्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रही हैं। हालांकि मंजूरी मिलने के बाद जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम है इसमें ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और ये एयरक्राफ्ट 2055 से ज़्यादा समय तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।